अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। और सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट रही गुज़श्ता रोज़, जो आरिफ निज़ामी साहब ने साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी का इंटरव्यू किया, उसी से मुतालिक ख़बरें सामने आ रही हैं। कुछ दिलचस्प किस्म के बयानात उनकी जानिब से दिए गए। एक तो ये कहा कि बिजनेसमैन जाली अकाउंट के बगैर पाकिस्तान में चल नहीं सकता। फिर इसके अलावा हुकूमत को लेकर उन्होंने कहा कि असेंबली ऐसे नहीं चलेगी, अभी हम कुछ वक्त दे रहे हैं। निज़ामी साहब, आसिफ ज़रदारी साहब, मुस्लिम लीग नून भी इससे पहले बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर चुके हैं कि अभी हम इमरान खान को मोहलत दे रहे हैं। कल भी आसिफ ज़रदारी साहब ने कहा कि 6 महीने का और वक्त हम इन्हें दे रहे हैं। कॉन्फिडेंस क्या है? क्या इतने नंबर्स हैं आसिफ ज़रदारी साहब के पास कि वो 6 महीने बाद या साल बाद? ये आप जो बात कर रहे हैं इस तरह नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ये 6 महीने और चलेगी, ये मोहलत नहीं दे रही, ये चल नहीं सकता सिस्टम। उसकी वजह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो छिक्के लगाने जानते हैं, और जब छिक्के लगाता है आदमी तो क्लीन बोल्ड भी हो जाता है, क्या कैच हो जाता है, जो उनकी मुराद थी। तो इसलिए ये असम्बली नहीं चलती, क्योंकि ना तजर्बाकार हैं ना अहल हैं। शौकत अजीज़ से मुआवजा करते हुए उनका कहना था कि शौकत अजीज़ भी एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म था, लेकिन और मुशर्रफ बाख्तियार थे। ये नहीं उन्होंने बताया कि आप कौन बाख्तियार है और ये अगर बेख्तियार हैं, लेकिन उन्होंने कहा कम से कम शौकत अजीज़ को इकॉनमी की शुद्ध तो थी, इनको तो वो भी नहीं है। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब से मुतालिक उन्होंने कहा कि वो चालाक आदमी हैं, लेकिन जब आपने उनसे ये भी पूछा कि नंबर गेम्स की कोई बात अगर हुई हो आपकी, तो उससे मुतालिक उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही से अभी बात करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त अपोजिशन का जो इत्तेहाद है वो यूनिटी है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक हो सकता है, हुकूमती जो हल्का है, अगर अपोजिशन कोई दरार डालना चाहे तो डाल सकती है, आप समझते हैं? यकीनन अगर अपोजिशन चाहे तो दरार डालने की कोशिश तो कर चुकी है, क्योंकि बड़ी थिन मेजॉरिटी है। एक दूसरे के जो पंजाब में मसलन जो वज़ीर आला हैं वो किसी से मिलते नहीं हैं जी, अजीब अलूफ से रहते हैं, उनका तजर्बा बड़ा कम है। परवेज़ इलाही उनसे सख्त नाला हैं। वो ये समझते हैं कि जो ये बयान था फॉरवर्ड ब्लॉक वाला फवाद चौधरी का, ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत दिया गया था। तो अगर आप इस तनाज़र में देखें तो ये गिरा सकते हैं, लेकिन गिराएंगे नहीं। उसकी कई वजूहत हैं जिसमें हम जा सकते हैं। वो उंगली कटवा के शहीदों में शुमार करने वाला सिलसिला नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अभी ये साल वो देखना चाहते हैं कि आगे क्या होता है, और उसमें कि उसके बाद जो इमरान खान की उनके मुताबिक जो पुशपनाई कर रहे हैं, वो कहते हैं ना बैरूनी ताकतें कर रही हैं, वो अगर उनकी कमज़ोर हो जाएंगी या उनके जाने का वक्त आ जाएगा, वो स्ट्राइक करने का सही वक्त होगा उनके लिए। ठीक, खैर सानिया साहिवाल का भी कुछ तज़किरा कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब ने भी कहा कि उस्मान बुज़दार अच्छे वज़ीर आला बनेंगे, और ये बयान भी फिर उसके बाद आज उनका बयान आया। नहीं, ये वो ठीक कहते हैं। ये वो फिर क्रिकेट की तरफ चले जाते हैं कि जी मैंने फ़लाने लड़के को रॉ हैंड लिया, मसलन वसीम अकरम को, और वो छा गया मास्टर ऑफ स्विंग और ये और वो। ये क्रिकेट नहीं है, ये सियासत है। अच्छा, सानिया साहिवाल का तज़किरा कर लेते हैं। सेनेट की कमेटी बराए दाखिला, आज उसमें जो वरसा हैं, जो लोग इस सानहे में जाँ बहक हुए, खलील की फ़ैमिली, फिर उसके साथ साथ ज़ीशान की वालदा और भाई वहाँ पेश हुए, और उन्होंने कहा, बल्कि ज़ीशान की माँ ने यह भी कहा कि मेरे से दहशतगर्द की माँ का और ज़ीशान की बेटी से दहशतगर्द की बेटी का लेबल हटाया जाए। इसमें जावेद अब्बासी साहब हैं, सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो का केस भी ऐसे ही ख़राब किया गया था कि शवाहिद को मिटा दिया गया था। अच्छा, रहमान मलिक साहब इस कमेटी के सरबराह हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। सेनेट की कमेटी में उनका पेश होना, फिर जुडिशल कमीशन का मुतालबा कितना सिग्निफिकेंट है? ये देखें जी, ये जो बात है ना, इस पर मुझे तो ख़ुद बहुत अफसोस हुआ कि इमरान खान साहब ने जब ये वाक़या होने का इसमें इंसाफ होगा और हम छोड़ेंगे नहीं, यही कहा था ना उन्होंने। बल्कि उनके एग्जेक्टिव वादा किया था कि इस वाक़े में जो भी जिम्मा बनाए के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सवाल यह है कि ज़िम्मेदारी का तयन करने में हुकूमत क्यों टामक टोइयाँ मार रही है। लेकिन आज सेनेट में तो ये उनके अहले खाना ने भी मुतालबा किया, और ये भी चीज़ मुनकशिफ हुई कि जो ज़ीशान है उसके बारे में कोई ये अभी तक कोई सवाए कि जी एक तस्वीर थी कोई उस फलां आदमी के साथ, वो कोई ये सबूत नहीं पेश कर सके कि आया वो भी दहशत करता, वो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम किया हुआ था, कोई दुकान भी करता, गरीब आदमी था कोई, ठीक है ना जी।
लेकिन उससे ज़्यादा खौफनाक चीज़ वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, जिससे ये साफ पता लगता है कि ये कत्ल अमद है। यानी वो गाड़ी तो रुक गई, 13 साल लड़की को, अरीबा या क्या नाम है उसका, जी अरीबा, उस क्लोज रेंज से उसको फायरिंग की गई और उसकी 4 गोलियां पेवस हुई उसके सीने में। तो आई मीन अगर, और पेट में भी मारे गई, टांग पर ही गोलियां लगी, 6 गोलियां टोटल लगी उनको जी। अब इस बच्ची को इसलिए मारा गया ख़ास तौर पे कोल्ड ब्लडेड कि ये विटनेस होगी, गवाही के काबिल थी वो, उसकी गवाही कंसिडर हो सकती थी या वो बता सकती थी क्या हो रहा है, इसलिए उसको रास्ते से हटा दिया। और ये चीज़ जो है, ये आप मुझे याद रखिएगा कि ये मॉडल टाउन से भी ज़्यादा बदतरीन वाक़या है, और जिस अंदाज से इसको कवर अप करने की कोशिश की आ रही है, यकीनन इस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। निज़ामी साहब, आप पहले भी कह चुके हैं कि ये पीटीआई का मॉडल टाउन होगा। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब। बहुत शुक्रिया अली ज़ैदी साहब। सानह साहिवाल से मुतालिक भी आपसे बात करेंगे। आसिफ जरदारी साहब ने कहा है कि इमरान खान को छक्के लगाने की आदत है और वो जल्द ही आउट हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, पीटीआई में कुछ मसाइल हैं? कितना टाइम चाहिए, कितने टाइम बाद आप आउट हो सकते हैं? मैं, अगर आप इजाज़त दें तो आपसे काउंटर क्वेश्चन कर लूं। जी जी श्योर। इसी के जवाब में, जीआईटी पढ़ी है आपने? कौन सी जी जी, वो भी एक बड़ा 5 साल घनौना दौर हमने देखा है। वो ये भी हो सक, ये मतलब वो कहते हैं ना, ओनली इन अमेरिका में कहता था ओनली इन पाकिस्तान, तो ये भी इस मुल्क ने देख लिया। लेकिन अब तो उनका गेम इज़ ओवर। और आपने तो जीआईटी आई एम श्योर ज़रूर पढ़ी होगी, ख़ास तौर पे निज़ामी साहब ने तो ज़रूर ही पढ़ी होगी, जो इनकशाफ़ात उसमें हुए हैं। देखिए जी, मैं कोई नैब का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, ना एफआईए का, ना, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ, हमने सिर्फ, हमारी एक पॉलिसी है, वो ये है कि हम कोई एनआरओ कोई डील कुछ भी नहीं, जिसका एजेंसी का, लॉ इन्फोर्समेंट का जो काम है वो पूरा काम करे, दैट्स इट। बाकी जरदारी साहब ने क्या बोला, आज बिलावल साहब कुछ और ही फरमा रहे थे, उनकी भी आप ज़रा क्लिप्स लगा के सुना दें ताकि थोड़ा कौम भी इंटरटेन हो जाए कि वो क्या बातें कर रहे थे। तो नॉट टेकिंग हिम टू सीरियसली एक्चुअली। ये बात बताएं कि मसलन आपने जेआईटी का जिक्र किया, जेआईटी तो एक जॉइंट इन्वेस्टिगेटिव टीम है, कोई वो फैसला तो सदर नहीं किया उन्होंने, लेकिन दूसरी तरफ जेआईटी की रिपोर्ट को एक तरफ आपके नायब ने कहा कि वो असर नौ तहकीक करेगी। इसका मतलब है कि जेआईटी से आपको काफ़ी मवाद नहीं मिला। निज़ामी साहब, एक ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग अलमिया है। मैं आपसे एक सवाल, काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एक किसी गांव में एक एसएचओ, और ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, आपको पता होता रहता है, ख़ास तौर पे इंटीरियर सिंध के अंदर तो ये काफ़ी कॉमन है, को पैसे पूसे लेके प्रेशर डालने के लिए झूठी एफआईआर काट के, बकरी चोरी के इल्ज़ाम में किसी की एफआईआर काट के, तो लोगों को वो 1-2 साल के लिए अंदर जेल में बंद कर देते हैं। मुझे ज़रा ये बताएं कि ये जेआईटी जो बनती है आपके और मेरे टैक्स के पैसों पे, इसमें आईबी, आईएसआई, एफआईए, पता नहीं एमआई, रेंजर्स और पुलिस और सारी दुनिया के इदारे वो बैठते हैं, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने जो भी लगाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, इतनी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके सारी चीज़ें रख के वो आपको ला के देते हैं। तो उसके ऊपर हम कोई कहते हैं कि जी जेआईटी की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये मैं नहीं कह रहा, थानेदार एफआईआर की इतनी बड़ी वैल्यू है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूँ। अब मैं तो आपके सवाल का जो आपने मुझसे किया अब जवाब दे रहा हूँ कि जेआईटी जो है वो बहरहाल एक जॉइंट इन्वेस्टिगेटिव टीम है, वो ज्यूरी भी नहीं है और जज तो नहीं है ना, आप जैसे कह रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2 ये कि अगर जेआईटी काफ़ी है और बकौल जरदारी साहब के सारा ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस नहीं है उनके मुताबिक, तो और ये बगैर ठोस शवाहिद हैं, फिर नैब की क्या ज़रूरत है? इसको सीधा अदालत में ले जाएं और जरदारी साहब को कन्विक्ट कर दें। अब नैब कहता है कि हम दोबारा इसकी सारी तहकीकात करें, तो लंबा मामला क्यों कर रहे हैं? फिर
मुझे मैं एज आई सेड कि मैं तो नैब का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी ये बात, वैसे आपकी बात से मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ, इसकी मुझे भी समझ में नहीं आती कि FIR के ऊपर तो कोर्ट में चले जाते हैं और वो पता नहीं क्या क्या हो जाता है, एक FIR के ऊपर झूठी क्यों ना कटी हो। अच्छा, अगर कत्ल किया हो, फॉर एग्जांपल कत्ल किया हो, 100 विटनेसेस हो, सारा कुछ हो, FIR में पता नहीं बनी हुई हो, उसके ऊपर भी बच के निकल जाते हैं लोग कि FIR में ये गलत था, ये ठीक नहीं था। यही तो मेरा कहने का मकसद है कि जो JIT इतनी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद बनती है, उसके बाद खैर अब वो गई है नैब में, तो गई है, वो एक कानून का जो भी साहब, आप अमेरिका में कितने साल रहे हैं? लेकिन आप अमेरिका में कितने साल रहे हैं? मैं काफी साल रहा हूँ सर। अच्छा, फिर आपने मैं काफी साल तक, काफी जमाने तक आता जाता रहा मेरा। वो OJ सिम्पसन का केस तो आपने फिर सुना होगा, जिसके अंदर वो अपनी बीवी को कत्ल पूरा लाइव देखा था जी, बड़ा जबरदस्त लाइव देखा था। जबरदस्त। आपको याद होगा कि जी 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 उनको वकील ने फिर भी बचा लिया इस मसले पे कि वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी बिला शक व शुबा बिल्कुल आप वो का साबित नहीं कर सके। तो यहाँ भी ये तो लीगल गेम है ना, हम और आप कहते रहे, तो ये तो अभी मामला अदालत पे छोड़ें आप, तो तब तक तो हम कम से कम ये नहीं कह सकते कि ये ही इज़ गिल्टी एज चार्ज। वो तो कहते हैं जरदारी साहब के, यार मैंने तो 12 साल पहले जेल काटी है, मेरा तो कुछ नहीं साबित कर सके, आप क्या करेंगे? वो OJ सिम्पसन का बड़ा मजे का एक वो जो आखिर में वो जो जॉनी कॉकरन था ना, उसका लॉयर जॉनी कॉकरन, तो वो ग्लव जो सुकड़ गया था, वो ग्लव पहन के उसने OJ को ग्लव पहनाया, और जब ग्लव नहीं आया तो उसने कहा इफ इट डजंट फिट यू मस्ट एक्विट। ये बड़ा फेमस एक जुमला था उसका। जी एग्जैक्टली याद है। हियर इज द यहाँ पे फर्क क्या है, ये याद है आपको ना, इफ इट डजंट फिट यू मस्ट एक्विट। तो वो जूरी को ये कहता था। अच्छा, वो जूरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग बनी थी, वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त केस था। वो एक क्योंकि वो जूरी जो थी वो टिल्टेड थी टुवर्ड्स अफ्रीकन अमेरिकन, उसमें ज़्यादा वो माइनॉरिटी ज़्यादा थी कंपेयर टू, खैर वो एक अलग बहस है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम दूसरा, यहाँ पे इट इज़ गोइंग टू फिट एंड ही कैन नॉट बी इक्विटेड, क्योंकि जो अगर आपने JIT पढ़ी है वो बच कोई नहीं सकता अगर वो नैब में भी चले जाए, कॉमन आदमी भी पढ़े। मतलब मैं उस दिन उसकी कोई जो आई हुई थी इंटरनेट व्हाट्सएप के ऊपर कोई रिपोर्ट, सब मैंने वो, मेरी माय वाइफ इज एब्सोल्युटली एपॉलिटिकल, कोई इसको वो पढ़ी थी, कहती है इसमें कौन बच सकता है। मैंने कहा मुझे कोई भी नहीं बच सकता, ये आपको इंशाल्लाह यकीनन मैंने भी ये अर्ज किया था कि उसमें कुछ भी साथ हो तो मुश्किल होगा बचना। ये तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैदी साहब, JIT से मुतालिक आपने बात की थी, मैंने पूछा था कौन सी JIT, साने साहिवाल को लेकर भी JIT बनाई गई है, लेकिन इस वक्त अवाम समेत अपोजिशन जो है उनका एक मुतालिबा जुडिशल कमीशन का आ रहा है। जो सेनेट की कमेटी बराए दाखिला है उसमें इस वाक़े के जो मुतासरीन हैं, जो बुरसा हैं, वो पेश हुए हैं और ज़ीशान की वालिदा ने कहा कि दहशतगर्द का टैग हटा दिया जाए। अब ये जो कंसर्न्स हैं इनको लेकर हुकूमत कैसे एड्रेस कर रही है? जुडिशल कमीशन का क्या क़याम लाया जा सकता है और कब तक? जुडिशल कमीशन तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद कह दिया है कि बनना चाहे तो बनाए, कब तक बन जाएगा? कोई इतराज़ नहीं है। देखें जो साहिवाल में हुआ उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अब वो जो गाड़ी चलाने वाला था ज़ीशान, वो था नहीं था, वो एक पूरी एक अलग कहानी है। वो आपको उसकी JIT भी आ गई है, रिपोर्ट वो चल रही है। जुडिशल कमीशन बनना चाहे ज़रूर बनना चाहिए, क्योंकि हमें विरसे में एक ऐसी पुलिस मिली है जिसने 2014 और 2017 के बीच में सिर्फ पंजाब में 1325 एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स की हैं, जिसमें आबिद बॉक्सर टाइप लोग भी थे। ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। सो देयरफॉर बिल्कुल बनना चाहिए। पुलिस रिफॉर्म्स बड़े ज़रूरी हैं। जब हमने KPK में किए तो क्यों नहीं अडॉप्ट किया? पंजाब ने एक्ट पिछली हुकूमत ने, इंशाल्लाह इस हुकूमत के अंदर हम वो एक्ट अडॉप्ट कराएंगे, KPK का पुलिस एक्ट। तो देयरफॉर पुलिस को प्रोफेशनल जब तक हम नहीं बनाएंगे, इस तरह के भयानक वाक़यात होते रहेंगे। और ये बहुत ही कोई ख़तरनाक और भयानक और अफसोसनाक वाक़या है। ये मेरे से तो TV पे एक दफ़ा मैंने देखा, मेरे से तो देखा नहीं गया, मेरी तो आंखों, मैं तो नरम दिल का डरपोक सा आदमी हूँ। लेकिन ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और 100% इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए थ्रू जुडिशल कमीशन। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अली जैदी साहब, ये जो आसान कर दिया मैंने आपको, ये जिस तरीके से ये सारा हुआ है मामला, इसमें बहुत सारे लूज एंड। सबसे बड़ी बात ये जो हमारी समझ में नहीं आती कि ये
किसने इनिशिएट किया था इस ऑपरेशन को, किसके ऑर्डर्स पे हुआ ये? कोई नहीं बताता कि किसके ऑर्डर पे हुआ था। बस ये कहा जा रहा है कि जी वो निज़ामी साहब, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। इसीलिए तो आप और मैं और इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर सब कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन ज़रूर बनाए और सारा दूध का दूध पानी ब्लैक एंड वाइट में आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जो आप मॉडल टाउन के वाक़े से आप अपनी उसमें कह रहे थे, मैं थोड़ा सा अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ी जी हाँ, मैं अगला सवाल यही था, गुस्ताखी करूँ आपसे इख्तलाफ करने की मैं इख्तलाफ करने की गुस्ताखी कर लूँ आपसे। मॉडल टाउन में ना आर्मी चीफ ने गारंटी ली थी 51 दिन धरने के बाद, तो फिर जाके उसकी तो FIR कटी है। हमने तो उसी दिन एक्शन लिया है, द सेम डे। तो हो सकता है कि और स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन हमने तो उसी दिन JIT बना के 3 दिन में रिपोर्ट मांगी थी। ये तो JIT बन गई, उसके बाद FIR कटने के बाद बाकर नचवी की वो छुपाते रहे। ये तो आज तक वो नहीं देने को तैयार थे, अब दोबारा JIT। सो देयरफॉर बड़ा फर्क है। हम वी इर्रेस्पेक्टिव कि इसमें कौन इन्वॉल्व है। निज़ामी साहब 20 साल चले, खान साहब की 23 साल हो गए, मेरे शायद 19 साल हैं, 19-20 जो भी। ये जद्दोजहद करके हम इसलिए नहीं आए थे कि हमारी गाड़ी में कोई झंडा लग जाएगा और कोई ईगो ट्रिप है, कोई हम बड़े खुश हो गए जी मिनिस्टर बन के। हम स्टेटस को से लड़ते लड़ते यहाँ पहुँचे। अब हम स्टेटस को का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अभी भी स्टेटस को से लड़ेंगे जो जब तक असल चेंज इस मुल्क में तब्दीली नहीं आएगी। और ये सारे इंस्टीट्यूशंस में आनी है, ब्यूरोक्रेसी में आनी है, थॉट प्रोसेस में आनी है, सिविल, ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री, जुडिशल, हर जगह के ऊपर आपको इस मुल्क में तब्दीली की ज़रूरत है। हमारी अब हुकूमत है, हमें 5-6 महीने हो गए, हमें बड़ी चीज़ों का जो हुकूमत के बाहर रह के इल्म नहीं होता, हुकूमत के अंदर आके सीखने भी मिला है, उसकी हुआ भी है। और हम अपने अपने वजारतों में सख्त तरीन एक्शन ले रहे हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई हैं, और माशाल्लाह वो हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो अर्ज़ कर रहा था, मैं आपको अपनी मिनिस्ट्री के एग्जांपल दे सकता हूं अगर आप कहें। नहीं, मॉडल टाउन में जो कवर अप हुआ उससे हमने इसका मुआवजा कर रहे थे। हम मुआवजा कर रहे थे कि इसकी जो जिस तरीके से हुआ है उसकी जो सफाकी है वो को मॉडल टाउन से कम नहीं थी। ये मकसद था कहने का। मैं समझता हूं किसी एक इंसान का भी नाजायज कत्ल, इवन वन, नथिंग जस्टिफाइज वायलेंस स्पेशली बाय द स्टेट। अगर स्टेट का कोई इंस्टीट्यूशन किसी वायलेंस के अंदर मुब्तला है, उनको ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए बनिस्बत किसी और के। क्योंकि जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं या जब आपके पास स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है या जब आप किसी ऐसे ओहदे पर फाइज होते हैं जिसमें आप हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हो, चाहे आप सिविलियन इंस्टीट्यूशन के अंदर हो, चाहे आप मिलिट्री इंस्टीट्यूशन के अंदर हो, आप कभी भी वायलेंस या रॉन्ग डूइंग जस्टिफाई, बल्कि आपका बार तो बहुत नीचे होता है, आपको तो माइक्रोस्कोपिक आई से देखा जाता है, बिकॉज आप एग्जाम्पल होते हो फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री टू फॉलो। अगर एग्जाम्पल ही आपने गलत की, इस मुल्क का अलमिया राय यही है। 13 आपने अरकान की कमेटी बनाई है, अपोजिशन है, गवर्नमेंट ने तमाम अपोजिशन के लोग हैं, सरकारी जमात के ईवान जो है चल सके नेशनल असम्बली स्पीकर की सरगर्दगी में। इसकी क्या ज़रूरत पेश आई कि आपकी महाजर आई, कई एग्रीमेंट्स बनी टूटी, तो ईवान कैसे आगे चलेगा? लॉ मेकिंग किस तरह होगी जब तक आपस में कोई आपके बकाया बाबी नहीं होगी? सर देखिए, इसमें अब मैं आपको बताऊं, कितने दिन से हम ईवान में जाते हैं, जब भी ईवान का सेशन होता है ये आते हैं, ये अपनी बात करते हैं, ऊपर से फिर कोई फजूल बात करके फिर वॉकआउट कर जाते हैं। इनसे उस दिन डील हुई जिस दिन ये बजट का फाइनेंस का सप्लीमेंट्री अमेंडमेंट बिल पेश हुआ है, इससे पहले एक मीटिंग हुई, दोनों जमातों के दो रहनुमा थे, यहाँ से परवेज़ खटक साहब और शरियार आफरीदी साहब से, हमारी तरफ से ये गवर्नमेंट की तरफ से ये दीज वर द टू पीपल, द टू बोथ मिनिस्टर्स, वन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, द अदर मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर। दोनों से बैठ के उनसे बात हुई, उनसे कहा गया कि जी आपका सप्लीमेंट्री बजट है, कोई नहीं होगा, लेकिन रूल बुक सेज कि इफ ऑपोजिशन लीडर स्टैंड्स द फ्लोर हैज़ टू बी गिवन टू हिम। वो खड़े हो गए जी। उसके बाद खड़े होकर उन्होंने इंतहाई मतलब मैं समझता हूँ फजूल किस्म की बातें की, जबकि 2 दिन या 2.5 दिन उसके ऊपर डिस्कशन हो चुका था साहिवाल के ऊपर, और इसके ऊपर किसी ने भी जस्टिफाई नहीं किया और कोई कर भी नहीं सकता और कोई कर भी नहीं रहा। उसके बाद भी हम खड़े हुए, हम उस वक्त शोर मचा सकते थे, वी कुड हैव स्टूड अप, हम सारे वहाँ असेंबली में थे, हम शोर कर देते उधर और उनको बात नहीं कर रहे थे उसके आगे। लेकिन उसके बाद जब
एक उन्होंने वो गलत डील ब्रेक की, उसके बाद जब दोबारा जब बजट का अपना ये बिल व्हेन द फाइनेंस मिनिस्टर वाज रीडिंग आउट हिज और डिलीवरिंग ए स्पीच, वो टेबलें बजा रहे हैं, डेस्क बजा रहे हैं। याद रखें कि 1 साल फॉर 1 ईयर जब ये पिछली इनकी हुकूमत आई थी, 1 साल हमने इनको कुछ भी नहीं बोला। हाँ बाद में हमने धरने दिए, हाँ बाद में हमने शोर किया असेंबली में, बट फॉर द फर्स्ट 1 ईयर द ओनली थिंग वी वर आस्किंग फॉर वाज फॉर देम टू ओपन 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, दैट्स इट। हमने और कोई शोर नहीं किया, इनका बजट का भी निकाल लें, सब कुछ इन्होंने किया। वी सेड वी लेट यू वर्क, आप करें काम, बट ये हमारे डिमांड मान लें। इन्होंने तो पहले दिन से शोर हंगामा डाला हुआ है। सो देयरफॉर अगर इस ऐवान को इफ दिस हाउस हैज टू वर्क, ये ऐवान ने आगे बढ़ना है, तो फिर ये कमेटी बनी है ताकि उनके लोग हमारे लोग बैठ के एक तरीके से फैसला करने के कि रूल्स ऑफ बिजनेस इन्होंने क्या डिफाइन करने हैं आपस में। ये ठीक है, दुरुस्त है। अली जैदी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। रामी साहब, हुकूमत करना कोई आसान थोड़ी है, नखरे तो नाज नखरे अपोजिशन के उठाने पड़ते हैं, मनाना पड़ता है। ख़ास तौर पे पहली दफ़ा आए ना ये, तो इनको और प्रॉब्लम तो हो रहे हैं ना तजर्बाकारी यहाँ भी इस वजह से मसाइल थोड़ी बहुत ये भी है, थोड़ी बहुत जो बहुत ज़्यादा जो PMLN काफ़ी साल हुकूमत में भी तो रही है। अच्छा, ये जो कमेटी बनी है इसमें इमरान खान, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ तीनों इसके रुकन हैं। ये आपको लगता है इस कमेटी की कोई मीटिंग ऐसी हो जिसमें ये तीनों बैठे हों? उनसे पूछते हैं। ये जी खुरम दस्तगीर साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दस्तगीर साहब आपके वक्त का। ये बता दें, ये 13 रुकनी कमेटी ईवान को बेहतर अंदाज में बनाने के लिए चलाने के लिए बनाई गई है, इसकी नौबत क्यों आई? और ये तीनों जो शख्सियात हैं, इमरान खान, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ, आपको लगता है कमेटी के किसी इजलास में ये इकट्ठे होंगे? इसकी नौबत इसलिए आई कि आज की जो हुक्मरान पार्टी है उनका ये ख्याल था कि हमें हुकूमत मिल गई है तो वी हैव गॉटन अवे विद इट। अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों का, MMA हमारे साथ हैं, ANP हमारे साथ है, इनको सामना है। और ये पहले ही जब कहना जी जब सामना हुआ और तकरार हुई तो इनको एथिक्स कमेटी बनानी याद आ गई। ये तो इनका तो बर्दाश्त का लेवल बहुत ऊंचा होना चाहिए। जो बात बजट वाले दिन हुई, शहबाज शरीफ साहब ने साहिवाल का इशू उठाना था, उस पर क्योंकि अवाम के लिए जो इंसाफ लेना है उस पर कोई डील हम नहीं करने के लिए तैयार, उस पर हम खामोश रहने के लिए भी तैयार नहीं है। और उस दिन जो डील थी उसका हमने पूरा जो है वो जो वजीर खजाना की तकरीर के दौरान उसका पूरा हमने एहतराम किया कि हम में से कोई शख्स अपनी नशिस्त से आगे नहीं आया, यानी यहां तक के जो स्पीकर के सामने जो इलाका है वहां तक भी नहीं गए और हमने अपनी नशिस्तों पे खड़े रह के एहतजाज किया। अब आप ऑपोजिशन का मुंह तो बंद नहीं कर सकते ना, इस हद तक जरूर अंडरस्टैंडिंग थी कि जी आगे नहीं आएंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हालांकि अभी अप्रैल में मैं याद करा दूं, आज की बहुत हमारी डिस्टिंग्विश्ड वफाकी वजीर हैं, वो खुद आकर उन्होंने वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की तकरीर पढ़ते हुए उसके कागज उठाकर नीचे फेंके थे, यहां तक कि फिर हमें उसका एक कोई बचाव करना पड़ा। तो इनके तो वो वीडियो भी, मेरी गुजारिश होगी आपके बड़े डिस्टिंग्विश्ड न्यूज चैनल से कि वो भी चला दें, जो अप्रैल में बजट जब पेश हुआ था उस वक्त भी जो है PTI ने क्या किया था, तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हाँ, वो तो उस वक्त तो खैर किताबें भी फाड़ दी थी उन्होंने और भी किया था। अच्छा, कल मुझे इत्तेफाक हुआ आसिफ जरदारी साहब को इंटरव्यू करने का, तो उनका कहना यह था कि ये इमरान खान की हुकूमत जो है ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने चल पाएगी, उसके बाद हम उनके खिलाफ कोई मूव करेंगे। क्या आप इत्तेफाक करते हैं जरदारी साहब के इस पॉइंट ऑफ व्यू से? जी, इस हद तक तो जरूर मैं ज़ाती तौर पर इत्तेफाक कर सकता हूं कि कम से कम 6 महीने तो जरूर देने चाहिए हुकूमत को कि वो 6 महीने तो हो गए, 6 महीने और जरदारी साहब मामला 6 महीने तो हो गए। फरवरी आ गया है तो फरवरी में 6 महीने हो जाएंगे। तो 6 महीने और देना चाहते हैं। गालिबन जो आने वाला बजट है जून में वो भी हंगामा खेज होगा, क्योंकि इस हुकूमत की तमाम जो नाअहलियां हैं और बेतदबीरी है उसका फिर जवाब जो है वो खुलकर, अभी तो कुछ हमारे दोस्त ममालिक ने जो हमें इमदाद दी है उससे मामला कुछ दब गया है, लेकिन बजट के वक्त आकर फिर वो तमाम जो बहरान थे जो आज से चंद हफ्ते पहले नजर आ रहे थे वो एक ज्यादा शिद्दत से खुलेंगे सामने। तो आई थिंक उसके बाद एक मौका जरूर होगा
कि इस हुकूमत से पूरी तरह हिसाब लिया जाए कि उन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह डबोया है और एक पाकिस्तान जो स्टेबलाइज हो रहा था, जो ग्रो कर रहा था इकोनॉमिकली, उसका जिस तरह पाकिस्तान के अवाम को महंगाई और बिजली और गैस के बिलों में जिस तरह उनकी कमर तोड़ी है, वो तो फिर उसका हिसाब देना पड़ेगा। जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आपसे ज़रा ये इकॉनमी के इस पहलू पे स्टेट बैंक की रिपोर्ट के हवाले से बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ठीक है, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, ब्रेक से पहले कुछ इकॉनमी की हम बात कर रहे थे। असद उमर साहब ने कहा कि IMF मजीद शराइत में नरमी दिखा रहा है, लेकिन एक इल्ज़ाम वो ये भी लगाते हैं कि मुस्लिम लीग नून का जो दौर हुकूमत था, इकॉनमी का असल बेड़ा उसमें गर्क हुआ। खुर्रम दस्तगीर साहब, ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई है आज, वो जो ये कह रहे हैं और जो आप कह रहे हैं उसमें तड़का लगाने के लिए काफ़ी है। वो उन्होंने वही बात कही जो मालूम है हमें, कि वो कहते हैं ग्रोथ रेट जो है 4%, 4-5.5% से ज़्यादा GDP ग्रोथ नहीं होगी। बाज़ बैनुल-अक़वामी अदारे तो उसको कोई इससे भी कम बता रहे हैं, 3.5, 3.8। लेकिन दूसरे ये उन्होंने कहा कि 7 साल में पहली दफ़ा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है इतनी कम हुई है। तो अगर ये दावे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जी इकॉनमी इज टर्न अराउंड, बैलेंस पेमेंट भी ठीक हो गई है, रिजर्व भी ठीक हो गए हैं, स्टॉक एक्सचेंज बड़ा बूम कर रही है। या तो हम किसी और पाकिस्तान में रहते हैं, या हुकूमत के जो एहलकार हैं या वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आज़म किसी और पाकिस्तान में रहते हैं। निज़ामी साहब, जो हुकूमत है, और चाइना में एक कहावत है कि फिश रॉट्स फ्रॉम द हेड, मछली का सबसे पहले सर खराब होता है। तो यहां भी जो सर की खराबी है वो नीचे तक आ गई है। सिर्फ मुस्लिम लीग नून को मतून करने के लिए इस हुकूमत ने अपनी गुफ्तगू से और अपनी बेतदबीरी से पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। स्टेट बैंक ने नवंबर में 2017-18 जो मुस्लिम लीग नून का आखिरी साल था, उसके जो 11 महीने थे वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौरान थे, उसका बड़ा वाज़े नक्शा पेश कर दिया। स्टेट बैंक ने कहा 5.8% GDP ग्रोथ हुआ 13 साल में सबसे ज्यादा, 3.8% एग्रीकल्चर ग्रोथ हुआ जिसकी आपने भी बात की है, वो 17-18 में 3.8% था। गन्ने की और चावल की रिकॉर्ड फसलें हुई, कपास की जो फसल थी उसने रिकवर किया। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 5.8% ग्रोथ हुई। उन्होंने, स्टेट बैंक ने इस बात का भी इतराफ किया कि हुकूमत ने अगरचे कर्जे लिए, लेकिन वो कर्जे पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए गए, जिसमें प्रिंसिपली जो तवानाई थी, इलेक्ट्रिसिटी और गैस, उसमें इस्तेमाल हुए, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल हुए, पाकिस्तान की ट्रांसमिशन लाइंस में इस्तेमाल हुए। तो वहां प्रॉब्लम्स का भी जिक्र किया उन्होंने, और जरूर डेट का एक इशू था, लेकिन ओवरऑल एक बहुत तवाना और बढ़ता हुआ पाकिस्तान जो था उसकी तस्वीर थी। अब इस हुकूमत ने सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून को मतून करना था, उन्होंने आते ही एक बेड़ा गर्क की तस्वीर जो है वो दुनिया के सामने पेश करना शुरू कर दी। इमरान खान साहब ने कहा कि जी हम तो, पाकिस्तान इज डेस्परेट फॉर अ बेल आउट, एग्जैक्ट अल्फाज हैं। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में इज पैरालाइज्ड बाय करप्शन, और फिर IMF के पास फौरन ना जाने की वजह से इन्होंने अभी तक हम नहीं गए और मांगे तांगे से गुजारा किया है। लेकिन ये गुजारा वन टाइम तो हो सकता है डील, लेकिन बार बार तो हमारे दोस्त ममालिक हमें उस तरह की सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो है वो स्टेट बैंक की जो पिक्चर है वो बड़ी खुलकर सामने आ गई, क्योंकि इन्होंने अब जब एनर्जी प्राइसेस रेज कर दी हैं, इन्होंने जो है किसान के लिए खाद महंगी कर दी है, इन्होंने जो है वो ओवरऑल एक खौफ का माहौल पैदा किया कि पाकिस्तान में जो भी कोई काम करेगा उसको हम आकर पकड़ लेंगे। उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सिर्फ स्टेट बैंक नहीं है, IMF ने भी पाकिस्तान की ग्रोथ फोरकास्ट जो है इस दफा कहा कि बमुश्किल शायद 4 तक पहुंचे, 4 से नीचे ही रहेगी। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने अभी पिछले हफ्ते अपनी रिपोर्ट दी है और उसमें तो बहुत ही एक खौफनाक तस्वीर नजर आ रही है। वो तो ये कह रहे हैं कि ये डिप करेगा, 3.5, 2.5 तक जाएगा, और फिर कहीं जाकर 2023 में, जिसकी बड़ी सुहानी तस्वीर हमें वजीर खजाना ने उसने दिखाई, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कहता है कि 2023 में जाके
कब जाके हम कोई 3.7 के ऊपर ग्रो करेंगे। तो इनकी जो मूवमेंट है पॉलिसी के मामले में, वो अभी तक पाकिस्तान को ये बता ही नहीं पाए कि भाई हमने किस तरह आगे चलना है, कौन सी बात करनी है। और ये इनके पास एक बड़ा मौका था जिसकी बड़ी हम सुन रहे थे खबर के दूसरा मिनी बजट आ रहा है। तो निजामी साहब, ये मिनी बजट तो इस तरह था कि टाइटैनिक के अरशे के ऊपर जो है लॉलीपॉप बांटे उन्होंने मुख्तलिफ माफिया को। अच्छा, ये तो ठीक है, टाइटैनिक सिंक कर रहा है। शाह मोहम्मद कुरैशी हमारे वजीर खारजा के अमरीका से हमारे तल्लुकात बेहतर हो गए हैं और स्ट्रेटिजिक तल्लुकात जो हैं बन गए। हमारा ख्याल था कि स्ट्रेटिजिक तल्लुकात हमारे चीन से हैं और अमरीका के भारत से हैं। खैर, उन्होंने एक नई तावील पेश कर दी और साथ ही ये वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि IMF ने अपनी शराइत नरम कर दी हैं। तो आप भी क्योंकि इसी शोबे से डील करते रहे हैं, कि IMF क्या शराइत नरम कर सकता है? ऐसे लगता है कि शायद अमेरिका हमारी जो हमने अफगानिस्तान में बातचीत कराई है उसके एवज़ हमें कोई तोहफ़ा दे देगा। जी नवाब साहब, पहली तो बात हमारे ज़हन में होना चाहिए कि अगरचे सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ हमारे तारीख़ी ताल्लुकात हैं, वहाँ लाखों पाकिस्तानी काम करते हैं, लेकिन इस वक्त ये दोनों ममालिक जो हैं वो अमरीका के करीब तरीन हवारियों में से एक हैं, बल्कि कहा जा सकता है कि प्रॉक्सीज हैं। तो अगर इन दो ममालिक की तरफ से हमें जो ये इमदाद के पैकेजेस आए हैं, उसके पीछे बिलाशुबा अमरीका का भी एक आशीर्वाद ज़रूर मौजूद है। और वो आशीर्वाद बड़ी वाज़े, इसमें मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को क्रेडिट देता और इस हुकूमत को क्रेडिट देता, क्योंकि खारजा ताल्लुकात में तो हम नहीं चाहते कि जानिबदारी आए। लेकिन ये सारा जो अभी मूवमेंट हुई है वो इस वजह से हुई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूनिलैटरली ऐलान कर दिया कि जी हमने 7,000 ट्रूप्स हम निकाल रहे हैं और सीरिया से हम सारे अपने ट्रूप्स विथड्रॉ कर रहे हैं। और वो जो एक कहते हैं ना सडन डेथ ऑप्शन सामने आ गया कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, उस वक्त से एक दौड़ लगी हुई है कि कम से कम अफगानिस्तान से जो विड्रॉल प्रोसेस है उसको ऑडिट किया जाए। पाकिस्तान ने अभी तक सहूलतकार का किरदार अदा किया है, जो कि दुरुस्त है मेरी नज़र में। 3 दफ़ा जो है, 2 दफ़ा अक्टूबर में और 1 दफ़ा नवंबर में पाकिस्तान ने जो है सीनियर तालिबान लीडर्स को रिहा भी किया इस मामले को फैसिलिटेट करने के लिए। लेकिन यह भी वाज़ेह है कि इस वक्त अमरीका और तालिबान के मुज़ाकरात हो रहे हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान उस मुज़ाकरात की मेज़ पर मौजूद नहीं है। अच्छा, खुरम दस्तगीर साहब, ये बता दें कि क्या जब आपकी हुकूमत को सऊदी अरब ने पैसे दिए थे उसके पीछे भी अमेरिका का हाथ था? और दूसरा, आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब का वज़ीर आज़म बनना, उसके पीछे जो वजह है वो नवाज शरीफ साहब की कोताही है, उनकी नाअहली है, जो भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर लें। तो आप क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी भी है और इस तरह की बातों का भी इदराक कर रही है? नाअहली का लफ्ज़ मैंने ख्याल इस्तेमाल किया उन्होंने। कुछ कमज़ोरी कह लें, कुछ एक लफ्ज़ था, आप ज़रा बढ़ा भी देते हैं कुछ ज़ेब दास्तां के लिए। जी, पहले तो ये है कि देखिए सऊदी अरब ने हमारी गवर्नमेंट को भी सपोर्ट किया था और ये जो अमेरिका वाला अंसर है इसको कभी भी हम एलिमिनेट नहीं कर सकते अपने फॉरेन रिलेशंस में। कि सऊदी अरब के साथ हमारी जो कुर्बत है उसमें सिर्फ पाकिस्तानियों की तो ज़रूर एक हरमैन शरीफैन की जो अकीदत है वो शामिल है हमारे दिलों में, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में तो ये सारे मामलात बड़े कोल्ड हेडेड तरीके से चलते हैं। तो जो ताल्लुकात उसमें है उसमें अमेरिका की ज़रूर आशीर्वाद, मैं नहीं समझता कि अगर आशीर्वाद नहीं तो कम से कम उनकी जो एक क्वाइट असेंट ज़रूर होगी कि ये दिया जाए, इसमें हमें मानना चाहिए ये बात। दूसरा ये है कि जो जरदारी साहब ने बात की है, जरदारी साहब जो हैं वो मामला फहम है और अपनी जो हुकूमत और जो इक़्तिदार को कायम रखने के लिए वो तो फिर इस मामले में बड़ी अच्छी मनूवरिंग करते हैं। तो शायद मोहम्मद नवाज शरीफ कुछ एक ख़ास स्टेज पर आकर मनूवरिंग की बजाय उन्होंने कहा कि अवाम का हक़ हाकमियत जो है, जिस तरह आइन के इब्तदाइया में लिखा हुआ है, कभी तो उसकी कोई बात कर देगा। तो उन्होंने वो बात की और उसकी सजा उन्हें भुगतनी पड़ी। ये उसी का ये नतीजा है कि आज इमरान खान वज़ीर आज़म है। ठीक, बहुत शुक्रिया खुरम दस्तगीर साहब। खुरम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका भी। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।